Assalamualaikum everyone. In the previous video, we learned about different types of differentials. The separable ones, inseparable ones which could be reduced to a separable form, and now we would study the third type of differentials which is exact differentials. So let's start with the video. अब ये जानने से पहले कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव यानी जो टोटल पार्शियल डेरिवेटिव है u का वो किसके इक्वल होता है। वो होता है डेल्टा u डिवाइडेड बाय डेल्टा x इंटू डी एक्स प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाय डेल्टा y इंटू डी वाई। ये हमारे पास u जो हमारा वेरिएबल है उसके टोटल पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, ये क्या है हमारे पास, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव आ गया u का। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए क्या शर्त है हमारे पास कि ये जो du है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी जो टोटल पार्शियल डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल कब होता है कि जब हमारे पास वो फंक्शन कांस्टेंट के इक्वल हो। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, यानी जब भी हमारे पास कोई फंक्शन कांस्टेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एक्सेट्रा कोई है, तो उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ज़ीरो ही आंसर में आता है। तो अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जी u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c, यानी u ऑफ एक्स वाई यानी u वाला जो फंक्शन था जो कि x पे भी यहाँ से डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो वो जो u ऑफ एक्स वाई था वो किसी भी कांस्टेंट c के इक्वल था जब वो वाला फंक्शन। तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे वो ज़ीरो के इक्वल आ जाना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो के ही इक्वल होता है। तो ये जो है ये हमारे पास हो जाती है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आ गई हमारे पास, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर du किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। और फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाली जो टर्म है इसकी जगह पे हम m पुट कर देते हैं, यानी कि जो डेल्टा u बाय डेल्टा x है इसको हम किसके इक्वल कह देते हैं, m के इक्वल कह देते हैं। m इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि यहाँ पर x भी है और साथ u खुद तो x का भी और y का भी फंक्शन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि m इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और साथ dx एज इट इज़ लिख देंगे। और ये वाली जो चीज़ है ये डेल्टा u बाय डेल्टा y है, इसको हम n कोई भी एक और फंक्शन है n फंक्शन के इक्वल हम इस टर्म को कर देते हैं। तो फिर यहाँ वापस u है तो ये x पे भी डिपेंड करेगा और y पे भी डिपेंड करेगा, इनटू डी वाई एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ क्या किया है, हमने डी यू को किसके इक्वल कर दिया है, डी यू को इक्वल किया, यानी ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स था इसको हमने एम वाले फंक्शन का नाम दे दिया है, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू था डिवाइडेड बाय मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई था इसको हमने एन फंक्शन का नाम दे दिया। अब ये m और n फंक्शन का नाम क्यों दिया है हमने, ताकि हमारे पास इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना आसान हो जाए। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में क्या होता है कि ये du इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो यानी कि ये जो m ऑफ एक्स वाई है dx प्लस n ऑफ एक्स वाई dy है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो जब भी ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन इन दोनों का सम ज़ीरो के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इन दोनों का सम किस केस में ज़ीरो होगा कि जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये जो m है ये किसके इक्वल है, m किसके इक्वल आया था, यहाँ पे हमने ये जो डेल्टा u बाई डेल्टा x है इसकी जगह पे हमने m सब्सटीट्यूट किया, डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा x आ गया, और साथ ही n हमने इस डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा y की जगह हमने n सब्सटीट्यूट किया है। तो ये हमारे पास आगे m और n फंक्शन जो हैं वो एक है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x u का, और दूसरा है n इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम ये जो m है इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, फिर से इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अभी विद रिस्पेक्ट टू x तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, लेकिन अभी हम विद रिस्पेक्ट टू y अगर इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करें, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हम y इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा u
इंटू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। फिर उसके बाद हम n का अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसके अंदर y तो है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n ऑफ x। n ऑफ x क्या है, मतलब डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा x, वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा u बाय डेल्टा y। तो एज इट इज़ है, डेल्टा u बाय डेल्टा y एज इट इज़ है। और फिर उसके साथ जब हम डेल्टा u का फर्दर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो साथ डेल्टा u मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा x भी उसके साथ आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो डेल्टा m था, यानी ये डेल्टा m बाई डेल्टा y था, इसको हम my से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। my किसके इक्वल आ गया यहाँ से, डेल्टा u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। और यहाँ से जो n वाली चीज़ थी हमारे पास, ये डेल्टा m डिवाइडेड बाई डेल्टा x है, तो इसको हम n ऑफ x भी कह सकते हैं। n ऑफ x किसके इक्वल है, डेल्टा u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा y और डेल्टा x। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा, ये my और ये nx दोनों किसके इक्वल हैं, डेल्टा u का स्क्वायर डेल्टा x डेल्टा y के इक्वल हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ही चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि my इज इक्वल टू nx, यानी कि my जो है वो किसके इक्वल होगा, वो nx के इक्वल होगा। ये हमारे पास यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस हो गया है। अब हम इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल करते हैं। तो एक हमारे पास ये एग्जांपल है x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस y का क्यूब dy। अब हमारे पास क्या है, हमने वहाँ पर भी देखा था कि जो टर्म dx के साथ आ रही थी उसे हमने क्या कह दिया था, m का कह दिया था। तो यहाँ पर m क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर, और n क्या आ जाएगा, वहाँ पर भी हमने देखा था जो टर्म dy के साथ आ रही है वो क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। n इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। अब यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता था कि dy यहाँ होता और dx यहाँ होता, तो उस केस में ये वाली टर्म n बन जाती और ये वाली टर्म m बन जाती। हमें ये ध्यान रखना है कि dx के साथ जो भी टर्म होगी वो m के इक्वल होगी और dy के साथ जो भी टर्म होगी वो n के इक्वल होगी। अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाली इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है उसके लिए शर्त क्या होती है हमारे पास कि my इज इक्वल टू nx। अब ये क्या है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y और ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये अभी हमने पीछे भी इसको आपस में इक्वल प्रूव किया था। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हमारे पास इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट होती है। अब हम my निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y वो किसके इक्वल आ जाएगा। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू y देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू y जब देखेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यानी कि जब पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं या y निकाल रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू जो भी निकाल रहे हो दूसरी वाली टर्म एज अ कांस्टेंट ट्रीट की जाती है। और साथ ये वाली जो टर्म है इसके अंदर क्या है, y का स्क्वायर है और हमें y का डेरिवेटिव चाहिए। y का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, 2y के इक्वल होता है इसका डेरिवेटिव। और ये 3x एज अ कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 2y। अब ये 3x मल्टीप्लाई बाय 2y करें तो वो क्या बन जाएगा, 6xy बन जाएगा। उसके बाद हम n का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम निकालें, यहाँ जो है ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है और 2 3 ज़ार 6x। और साथ ही क्या आ जाएगा यहाँ पर, y एज इट इज़ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो y भी एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ ये जो y क्यूब है इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि जी हमारे पास जो my था वो किसके इक्वल आ गया, nx के इक्वल आ गया। my और nx दोनों किसके इक्वल है, 6xy के इक्वल है। तो यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट है।
अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई, हमें पता लग गया ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो अब हमारे लिए इसका सॉल्यूशन निकालना आसान होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी कि u है हमारे पास, u वाला जो वेरिएबल है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो u किसके इक्वल होता है, u इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m। ये जो m वाली टर्म है इसका इंटीग्रल u के इक्वल होता है। तो यहाँ हम इसको, और ये जो m का इंटीग्रल है ये विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ अगर हम पुट करके देखें m की वैल्यू x³ है प्लस 3xy स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम डिफरेंशियल निकालते हुए यानी डेरिवेटिव निकालते हुए दूसरी टर्म को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अब यहाँ x³ का इंटीग्रल क्या होता है, x³ यानी कि किसका डेरिवेटिव होता है, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि वही वाला फार्मूला कि जी x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, जो इंटीग्रल x की पावर n का जो इंटीग्रल है वो इसके इक्वल होता है। ये फार्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद ये जो है ये वाली टर्म, इसके अंदर x वाली टर्म को देखते हैं जिसकी पावर क्या है, 1 है, x की पावर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 यानी कि 3, x की पावर n+1 1+1 विच इज इक्वल टू 2, y का स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, डिवाइडेड बाय n+1 कर देते हैं यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऑफ y। अब यहाँ c ऑफ y क्यों लिखा है हमने, c ऑफ x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका इंटीग्रल ले रहे हैं लेकिन y को एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर c ऑफ y लिख दिया। अब ये c ऑफ y तो हमारे पास अननोन है और ये हमें सॉल्यूशन देने में मसला कर रहा है क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो अब हम इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर देंगे, यानी अभी हम कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि पहले हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डेल्टा u डिवाइडेड बाय डेल्टा y कर देंगे, क्योंकि अभी यहाँ हमने क्या किया था, इंटीग्रल लिया था विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रल लिया था। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू y जो है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि u तो फंक्शन है x का भी और y का भी, तो किसी के साथ अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं एक वेरिएबल के साथ तो दूसरे के साथ इसका डेरिवेटिव ले लेना चाहिए हमें। तो अब हम इसका अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से u आ चुका है, अभी ये u आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये x वाली टर्म तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इस टर्म में से y को उठा लेंगे, y स्क्वायर है तो y की पावर 2 है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, यानी कि 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x² y डिवाइडेड बाय 2 प्लस c डैश ऑफ y। अभी हमने c डैश ऑफ y यानी c प्राइम ऑफ y क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट था ये कांस्टेंट ऑफ y था, लेकिन ये कोई ना कोई फंक्शन भी तो हो सकता है और ये कांस्टेंट ही है ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये c डैश ऑफ y लिख देते हैं, यानी कि इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव आ गया। बेसिकली ये कांस्टेंट फंक्शन ही है ना, कांस्टेंट जो होता है हमारे पास 1 2 3 वो भी एक फंक्शन ही होता है इटसेल्फ। तो अब यहाँ पर ये उसका डेरिवेटिव आ गया, अब ये कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 3x² y। ये हमारे पास इस u के डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू y, और साथ ही हमारे पास क्या आ चुका है, इसके अंदर c डैश ऑफ y भी आ चुका है। अब हमने ये डेल्टा u बाई डेल्टा y तो निकाल लिया, लेकिन पीछे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये डेल्टा u बाई डेल्टा y तो किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर यानी कि हम इस चीज़ को n के इक्वल रख के देख लेंगे। ये हमारे पास n है, n क्या है हमारे पास, y का क्यूब प्लस 3x² y है विच इज़ इक्वल टू, यानी कि अब ये n है और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y है, तो ये दोनों चीज़ें तो आपस में इक्वल लेंगे, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो यानी कि यहाँ n जो है, n की वैल्यू वो किसकी इक्वल आ जाएगी, इस 3x² y प्लस c डैश ऑफ y की इक्वल आ जाएगी। ये इक्वेट करने की इन दोनों को हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हमारे पास c डैश ऑफ y आ सके कि जी उसकी क्या वैल्यू है। अब यहाँ से हमने देखा ये भी 3x² y है और ये भी 3x² y है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक दोनों जगह पे साइन सेम हो तो प्लस माइनस हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में।
अब ये सी डैश ऑफ वाई हमारे पास क्या आ गया, यानी कि सी का डेरिवेटिव ऑफ वाई वाई क्यूब के इक्वल आ गया। अब ये डेरिवेटिव है लेकिन हमें सी ऑफ वाई चाहिए, तो सी ऑफ वाई करने के लिए हम इस डेरिवेटिव का क्या करेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं कि जी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जब हम इधर इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डैश ऑफ वाई का इंटीग्रल इज इक्वल टू वाई क्यूब का इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सी ऑफ वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई 4 डिवाइडेड बाई 4, वाई 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी वाई की पावर n जो कि 3 है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1 लिख देते होते हैं। अब ये हमारे पास सी ऑफ वाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सी ऑफ वाई को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये अब हम उठा के जो हमने सी ऑफ वाई फाइंड किया था जो कि किसके इक्वल था, वाई 4/4 के इक्वल था, तो अब हम इसको इधर u की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, u फंक्शन में x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये 3/2 x² प्लस यहाँ सी वाई की जगह जो अभी हमने उसकी वैल्यू फाइंड की है जो कि क्या थी, y4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन आ गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। वैसे हम जब स्टार्टिंग में कर रहे थे, जब सेपरेबल फॉर्म थी, तो तब हम y निकाल रहे थे, y को सॉल्यूशन बता रहे थे। लेकिन अभी जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई हैं तब हमने क्या करना है, सिंपली बस जो d वाली टर्म्स हैं यानी कि जो डिफरेंशियल वाली टर्म्स हैं dx dy उनको ख़त्म कर देंगे जब, और फिर एक इक्वेशन बना लेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन आ जाएगी। अब ये क्या है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास, होमोजीनियस इक्वेशन है। ये होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो x की डिग्री है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। x की डिग्री यानी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। y की डिग्री यानी y की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो यानी x की भी 4 है और y की भी 4 है। तो जो जब हाईएस्ट पावर सेम हो जाएं तो हम उन्हें क्या, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सारे जो वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं उनकी डिग्री सेम हो, डिग्री सेम हो यानी कि उनकी हाईएस्ट पावर सेम हो, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं m ऑफ x की, और फिर इस m ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y और फिर उसे n के साथ इक्वेट कर देते हैं। अभी तो हमने एक ऐसी एग्जाम्पल की है कि जो कि एग्जैक्ट थी, यानी कि जहाँ पर m ऑफ y जो था वो n ऑफ x के इक्वल था। लेकिन अभी यहाँ अगर हम देखें तो हमें क्या लग रहा है, m ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, -y के इक्वल आ जाएगा, और n ऑफ x जो है वो 1 के इक्वल आएगा। तो एक जगह पे -1 आ जाएगा, एक जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए हम वैसे चेक करने के लिए हम देख ही लेते हैं। यहाँ हम पहले m नहीं कहते, उसको हम p कह देते हैं, q कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो क्योंकि m और n तो तब भी कहेंगे ना जब एग्जैक्ट बन रही है। अभी हमें सामने ही पता लग रहा है कि एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी, तो इसलिए हम m और n नहीं कह सकते, बल्कि कोई और नंबर से उसको, किसी और लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ हम इसको p कह देते हैं। p किसके इक्वल आ जाएगा, p इज इक्वल टू -5, और दूसरे वाले को हम q कह देते हैं। q किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या देखना है जी कि p ऑफ y किसकी इक्वल है, p ऑफ y आ जाएगा -1 और q ऑफ x आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 1, लेकिन साथ माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया कि p ऑफ y नॉट इक्वल टू q ऑफ x, कि यहाँ ये तो -1 है और वो 1 है, ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं हुए। ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं हुए तो यानी कि इक्वेशन, ये वाली जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर वगैरह से, वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। तो हम इस केस में क्या करते हैं, यहाँ नीचे x लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इधर x² से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम किस चीज़ से करते हैं, लेकिन हमें किसी ऐसी चीज़ से करना है कि हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन
सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हम डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन है डिवाइड इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा डी वाई। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो अब हम एम ऑफ वाई फाइंड करते हैं। एम ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास एम है और ये एन है। अब और अभी क्योंकि ज़ाहिर है हमने मल्टीप्लाई किया स्पेशल किसी नंबर से तो हमें पता ही है कि ये एग्जैक्ट ही होनी है, तो इसलिए हम यहाँ एम ही यूज़ करते हैं। एम ऑफ वाई क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव लेंगे, वाई का डेरिवेटिव 1 की इक्वल है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ जो एन ऑफ एक्स है, एन ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ एक्स की पावर क्या है, -1 है, तो हमारे पास डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है, एन एक्स की पावर n-1। तो यहाँ ये n क्या आ जाएगा, n यानी कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट पावर है वो है -1 इंटू एक्स, उसकी पावर n यानी कि -1 है ऑलरेडी और ये -1 हो जाएगी, यानी कि ये -1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी x की पावर -2 बनेगी तो -2 को नीचे ले जाएंगे तो ये -1 बाई एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ एम वाई और एन एक्स किसके, एम वाई और एन एक्स आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी कि ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ गई, वो एग्जैक्ट बन गई। अब हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है, तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। और दूसरा मैं अभी ये वाली बात बता देती हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर था जिससे हमने डिवाइड किया और फिर हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, तो ये जो 1 बाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर से, तो ये जो 1 बाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन चुकी है, तो अब उसका सोल्यूशन कैसे आता है हमारे पास, u इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m विच विल बी इक्वल टू, हमारे पास अब m क्या बन गया था, एक्स स्क्वायर से जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो m था वो बन गया -y बाई एक्स स्क्वायर। अब इस -y बाई एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ये x वैसे यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट करना होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ -y, x की पावर -2 है तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और माइनस का सिंबल भी बाहर आ जाता होता है इंटीग्रल के साइन में से, तो ये -y तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या होता है, n मतलब x की पावर -2 है तो n+1 होता है, x की पावर n+1 उसका इंटीग्रल होता है x की पावर -2+1 और उसको डिवाइड कर देते होते हैं n+1 से, यानी कि -2+1 से डिवाइड भी कर देंगे। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, -y और साथ आ जाएगा x की पावर -1 है तो उसे हम नीचे ले जाएंगे, x की पावर मतलब x की पावर -1 था ऊपर तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई एक्स के इक्वल आ जाएगा और -2+1 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा y बाई एक्स प्लस साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और सी वाई यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा जो हमने पिछली एग्जाम्पल में भी निकाला था। उसके बाद हम क्या करते होते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से हम ये स्टेप करते हैं, तो अब जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो यहाँ y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और ये x जो है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और साथ यहाँ सी वाई जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है ये क्योंकि, तो इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या नजर आया कि ये जो डेल्टा u बाई डेल्टा y है ये तो किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है और n हमारे पास किसके इक्वल था, n हमारे पास 1 बाई एक्स के इक्वल था, -1 बाई एक्स के इक्वल था सॉरी। तो ये 1 बाई एक्स के जब इक्वल आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस सी डैश ऑफ वाई, तो अब सिंपली क्या हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा तो सी डैश ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और अब अगर हम क्या करें इसका इंटीग्रल लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन सी ऑफ वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो अभी भी 0 के ही इक्वल आएगा क्योंकि 0 का इंटीग्रल भी 0 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, ये सी वाई इज इक्वल टू 0, ये सिंपली हमारे पास जो सोल्यूशन आया था उसके अंदर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या आया था, u बाई एक्स प्लस सी ऑफ वाई।
अब सी ऑफ वाई तो हमारे पास 0 के इक्वल आ चुका है, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, ये y बाय एक्स बन जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका सोल्यूशन क्या आ गया, y बाय एक्स के इक्वल आ गया। और दूसरा हमने इसमें क्या किया था कि ये पहले एग्जैक्ट फॉर्म नहीं थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर उसे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ताकि वो हमारे पास क्या बन जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए। अब जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था तो वो 1 बाय एक्स स्क्वायर, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। अभी बस हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होता है, ई, और इंटीग्रल के अंदर ई की पावर में है ये इंटीग्रल, और आगे ये मतलब पी ऑफ एक्स है, मेरी राइटिंग का बुरा नहीं मानना, और ये पी ऑफ वाई है, यानी कि पी का विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डेरिवेटिव ले लिया, माइनस क्यू ऑफ एक्स यानी क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया, डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि क्यू से उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरी टर्म है इसको हम आर ऑफ एक्स भी कहते हैं। आर ऑफ एक्स इसके इक्वल आ गया पी ऑफ वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू, और ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला आ गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या है कि वो जो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उन्हें एग्जैक्ट बनाने में काम करता है। और इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाने का क्या मकसद है कि जी हमारे पास उनका सोल्यूशन आराम से निकल आए, क्योंकि उनके अंदर एक्स और वाई एक साथ घुसे हुए होते हैं, मतलब सेपरेबल फॉर्म में तो होते नहीं हैं कि हम उन्हें अलग अलग सॉल्व कर सकें। तो इसलिए हम उनको इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दें ताकि हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ सके आराम से। तो अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।